सीबीएसई ने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जितने लेंथी टॉपिक थे, वो सारे के सारे उसमें से रिमूव कर दिए। अभी न्यूज़ ये है कि सीबीएसई थोड़े दिनों में और कम करेगा, तो देखो फिर क्या यस सर, बचता है। तब तक हमें ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं भी रिमूव कर देता हूँ तुझे, इसमें कौन सी बात है। लेट मी रिमूव यू। नो, 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 सर, सर, सॉरी, सॉरी, सॉरी। मेरे लिए तो 1 मिनट का काम है, मैं तो ढूंढ रहा हूँ कि कैसे इसको थोड़ा सा हल्का बनाए। तो अब देखो सीबीएसई क्या करती है क्या नहीं करती। 50% का बोला है। अगर 20% ऑफ सिलेबस रिड्यूस हो गया तो ये हो सकता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट निकल जाए, या वेव ऑप्टिक्स में से कुछ पार्ट निकल जाए। सो एनी हाउ गुड न्यूज इज दिस कि सिलेबस कम होने के बाद भी इसकी वेटेज जो है वो चेंज नहीं हुई। मुझे तकरीबन 10 साल हो गए टीचिंग में, तो इसकी जो वेटेज है वो 17 to 22 मार्क्स तक की रहती है। 22 मार्क्स की इंक्लूडिंग चॉइस। और अगर हम चॉइस को काउंट ना करें तो हमारे पास 17 मार्क्स की ऑप्टिक्स रहेगी ही रहेगी। और ऑप्टिक्स एक ऐसा पार्ट है आपके फिजिक्स का जिसमें आप श्योर हो सकते हो कि हाँ भी ये न्यूमेरिकल या ये आर्टिकल आपको आएगा ही आएगा। इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती कि देखिए 18 मार्क्स, अगर हम 2 मार्क्स ईएम वेव के कट कर दें तो वही 16 मार्क्स तक 16-17 तक ये पहुंच जाता है। तो इसमें आप लोग को सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि इसमें कुछ आपको गैस करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आर्टिकल है आपके पास, इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ही पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या इसके साथ क्रिटिकल एंगल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है। ठीक है, उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, जैसे मिराज हो गया या हमारे पास हो गया ब्रिलियंस ऑफ डायमंड हो गया, ये सारी की सारी। ऑप्टिकल फाइबर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेकंड, अभी जैसे हमारे आपके पास है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस या लेंस मेकर फॉर्मूला, तो ये एज इट इज ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसमें किसी तरह की भी कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट कर रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैट में या मैग्नेट में या किसी भी और चैप्टर के आप एग्जांपल लो, तो उसमें वो कुछ चेंज कर सकता है। अगर हम ड्यूल नेचर पढ़ रहे हैं या हम उसको न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, तो उसमें रेडियो एक्टिविटी के कंसेप्ट को वो किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है। लेकिन ऑप्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ना चाहते हुए भी उसको डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछना पड़ेगा। और इसके जो रूल हैं वो सेम है, वो थ्रू आउट, जब तक आप ऑप्टिक्स स्टडी करोगे वो थ्रू आउट वो आपके पास सेम रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा उसमें। तो अपनी परसेंटेज को इंश्योर करने के आपके पास 3 तरीके हैं कि आप 3 चैप्टर्स जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। सॉरी, 3 नहीं, 4 चैप्टर्स जो है, 4 यूनिट मैं बोलूंगा। फर्स्ट इज ऑप्टिक्स, ये आपका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, और लास्ट में जो है आपके पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी आपके फ्री के मार्क्स हैं। अगर आप इन 4 यूनिट्स को अच्छे से कर लो तो अबव, अगर मैं प्रैक्टिकल के मार्क्स लगा के बताऊंगा आपको, तो अबव 90 मार्क्स आपके अश्योर हैं। कोई भी आपसे मतलब कि ये नहीं कहेगा कि आपने गलत किया या कुछ और किया। और बाकी के अगर आप चैप्टर कर लो, जैसे ईएम है, ईएम और ईएमआई और एसी में से आते ही 3 या 4 नंबर का है। तो अपने हमारे पास मैग्नेट है, उसमें से 5 मार्क्स का आएगा, या एक रह गया ईएम वेव, इसमें से 2 नंबर का आएगा। तो जो बाकी की सारी सारी गेम है वो 10 नंबर की, वो उनके ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हम हमारा सिलेबस है जो अभी रिवाइज हुआ है, सीबीएसई ने कोविड की वजह से चेंज किया है, तो इसी को हम शुरू करेंगे। हाँ, तो ये सारी के सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल स्लैब, कंपाउंड स्लैब, apparent डेप्थ ऑफ अ लिक्विड, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, अजम्पशन एंड साइन कन्वेंशन। अब जो अजम्पशन एंड साइन कन्वेंशन है, जब आप एक बार इसको पढ़ लोगे तो आप इसे किसी भी न्यूमेरिकल पे अप्लाई करो, वो सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे अगर हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग है, तो अगर हम उसे बाइसिंग चेंज कर दे तो सारे का सारा कंसेप्ट चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। रिफ्रैक्शन कन्वेक्स सरफेस पे या कनकेव सरफेस पे
लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस, थिन लेंस और लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आज मेरी कोशिश यही है कि ये मैं सारे का सारा कंसेप्ट आपको पूरे का पूरा रे ऑप्टिक्स 1 करवा दूं। तो उसके बाद हम रे ऑप्टिक्स 2 पे चलेंगे, जिसमें हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है और प्रिज्म है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्रैक्शन, आपको पता है कि लाइट को समझने के लिए ना सबसे पहले ये चीज देखो। मान लो कि आप लोग एक खाली पाथ पे, खाली रोड पे ट्रैवल कर रहे हो। जब आप खाली रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हो, बाइक चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, तो आप हमेशा सीधी गाड़ी चलाओगे। लेकिन अगर उसी पे ट्रैफिक थोड़ा बढ़ जाए तो टर्न जो है वो आने शुरू हो जाएंगे हल्के हल्के से। और अगर और ज्यादा ट्रैफिक आ जाए तो टर्न और ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगे। उसी तरह से हमारे पास 3 तरह के मैटर है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के केस में जो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल है वो सबसे ज्यादा है। पार्टिकल बहुत ज्यादा डेंस रहेंगे, और बहुत ज्यादा डेंस मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक। लिक्विड में थोड़ा से पार्टिकल में डिस्टेंस होगा, मींस कम ट्रैफिक। और गैसेस के केस में पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब निग्लिजिबल ट्रैफिक। तो जब भी लाइट ट्रैवल करेगी गैस में या एयर में, तो वो हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी। क्यों स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी? क्योंकि कोई भी ट्रैफिक नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके सामने कोई डेंस मटेरियल आ जाता है, चाहे वो लिक्विड हो या कोई सॉलिड हो या कोई डेंस गैस हो, तो लाइट जो है वो अपने पाथ से रिट्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि वो डायरेक्ट मूव नहीं करती, वो थोड़ा थोड़ा सा बेंड होना शुरू कर जाती है। और इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हमने क्या नाम दे दिया? रिफ्रैक्शन। कि जब भी लाइट ट्रेवल करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो अपने पाथ से रिफ्रैक्ट होना या अपने पाथ को चेंज करना स्टार्ट कर देगी। दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, and it is also defined as the phenomena of change in speed of light. अब speed of light भी वही हो गया। अगर एयर में स्पीड है 3 × 10⁻⁸, उसके सामने अगर आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन रख दो, तो जो स्पीड होगी वो उसकी कम हो जाएगी। सो देयर इज अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये चेंज कब होगा? जब लाइट मूव करेगी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये अपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई है, पर फिर भी मैं थोड़ा अच्छे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ग्लास स्लैब। म्यू म्यू हम बोलते हैं, इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। रेयरर मीडियम, डेंसर एंड रेयरर। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही रे ऑफ लाइट आती है तो ये सबसे पहले स्ट्रेट मूव करती है। ध्यान से देखना डायग्राम को, बस। तो स्ट्रेट मूव करने के बाद, स्ट्रेट मूव करते हैं क्योंकि रेयरर मीडियम है, मींस जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल नहीं है, और ट्रैफिक ना होने की वजह से वो स्ट्रेट आ रही है। लेकिन जैसे ही वो डेंसर में एंटर करती है, तो डेंसर में क्या है? ट्रैफिक इंक्रीज हो जाता है। ट्रैफिक इंक्रीज होने से जो लाइट है वो अपने पाथ से थोड़ा सा डीरेल हो जाती है या पाथ को चेंज कर लेती है। और फिर जब वो डेंसर से रेयरर में जाती है, तो फिर से वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है। एंड दिस फिनोमेना इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे हम, यार ये कौन बेवकूफ है?
ये हमारे पास नॉर्मल आ गया और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड अगेन अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होंगे ये दोनों सेम होंगे और ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, समटाइम इसे एंगल ऑफ इमर्जेंस भी बोलते हैं क्योंकि ये मर्ज हो रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन। सो कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज में। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज वही, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन देन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर लाइट। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमेशा एक गलती करते हैं, वो गलती क्या है, अब तो चलो आपके पास लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है नहीं, लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, फर्स्ट तो यही लिख देते हैं कि जो ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, लेकिन सेकंड लॉ के लिए वो क्या लिख देते हैं, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में सेकंड लॉ वो नहीं है जो रिफ्लेक्शन के लिए है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर लाइट of a given wavelength, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant। लेकिन अगर मैं रिफ्लेक्शन को रिकॉल करूं तो रिफ्लेक्शन के केस में जो मेरे पास सेकंड लॉ था वो क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। तो प्लीज इस पॉइंट को नोट रखिएगा कि फर्स्ट लॉ दोनों के लिए सेम है, रिफ्लेक्शन की बात है देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और अगर हमारे पास रिफ्रैक्शन की बात है देन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज इक्वल टू साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। इस चीज को ध्यान में रखिएगा इस जगह पे। सो द नेक्स्ट वन इज, हाँ ये आपके पास कुछ टिप्स है इसकी, please note it down, mu of optically rarer medium is lower and that for denser medium is high। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, यहाँ आपको जो फीलिंग है उसमें आ सकती है ये, तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए। mu of denser medium with respect to rarer medium is more than 1 and that for rarer medium it is less than 1। In refraction the velocity and wavelength of light change, in refraction the frequency and phase of light do not change। तो ये हमारे पास कुछ टिप्स हैं इसको याद रखने की। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के केस में भी है, रिफ्रैक्शन के केस में भी है, और साइड बाय साइड ये डिस्पर्शन के केस में भी है। डिस्पर्शन के केस में वो क्या करते हैं, वो एक प्रिज्म को उल्टा करके रख देते हैं, फिर जो 7 कलर्स प्रिज्म में से पास आउट होते हैं तो वो मिलके एक सिंगल व्हाइट लाइट बना देते हैं। रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है कि जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट करती है पॉलिश सरफेस से, उसके आगे हम एक मिरर रख देते हैं, मिरर में वो स्ट्राइक करके फिर वो वापस चली जाती है, तो उसे हम बोलते हैं कि सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट और इंसिडेंस कर रही है। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में जब लाइट मल्टीपल ऑफ टाइम रिफ्रैक्ट होती है, अपना पाथ चेंज करती है, तो उसके सामने हम मिरर रख देंगे, ये देखिए, और मिरर से वो उसी तरह से फिर वापस चली जाएगी। हियर इज अ मिरर, ये लाइट रिफ्रैक्ट हुई, वापस आई, उसी एंगल से फिर वो वापस चली गई। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो डायग्राम मेन होगा यहाँ पे, तो आपने रिफ्लेक्शन का डायग्राम नहीं बना देना कि आपने एक पॉली सर्फेस ड्रॉ कर दी, यहाँ से इंसिडेंट आई, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, उसके आगे मिरर रख दिया, तो वहां पे आपका गलत हो जाएगा। ये रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, तो सबसे पहले स्लैब बनाओ, स्लैब के ऊपर इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होएगी, जब वो डेंसर में जाएगी, डेंसर में आप कोई एक पॉलिश सरफेस रख दो, मिरर रख दो, जहां से वो स्ट्राइक करने के बाद वो वापस चली जाएगी। दिस इज व्हिच इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, नॉर्मल, इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन। ठीक है, जब एयर से ए से बी मीडियम में जा रहा है, ए न्यू बी साइन आई बाय साइन आर, और जब बी से ए में जा रहा है आफ्टर रिवर्सिबिलिटी, साइन आर बाय साइन ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसल आउट हो गए, तो 1 आ गया। ए म्यू बी इज इक्वल टू 1 बाय बी म्यू ए। जब आप इसे रेसिप्रोकेट करोगे तो दोबारा से वो सेम आ जाएगा ए म्यू बी, जब हम मीडियम को एक्सचेंज करते हैं। So if a ray of light after suffering any number of reflection or refraction has its path reverse at any stage,
It traveled back to the source along the same path in the opposite direction. A natural consequence of principle of reversibility is that the image at object position can be interchanged. These position are called conjugate position. अब इस चीज के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजुगेट पोजीशन। तो इस चीज को आपने मार्क कर लेना है। मैं इसकी पीडीएफ बना के आपको सेंड करूंगा तो आपको ये हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल स्लैब। ये स्लैब है हमारे पास, रेयरर डेंसर एंड रेयरर, थिकनेस है टी, ray of light I refract की when it move from rarer to denser। तो अगर वहां पे डेंसर मीडियम ना होता तो रे ने स्ट्रेट मूव कर जाना था, तो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया दोनों के ऊपर। तो जितनी लाइट अपने पाथ से रिफ्रैक्ट की वो उसमें उसको हमने y से डोनेट कर दिया कि y परपेंडिकुलर है उसका, और R1 I1 R1 I2 R2 एंड डिस्प्लेसमेंट है y की। चेक करिए जरा। तो लेटरल शिफ्ट विच इज नोन एज बाय और एंड लेटरल एंगल डेल्टा वो हमारे पास आ गया। प्लीज एक बार गो थ्रू हो जाइए इस आर्टिकल से, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज डिस्कस इफ यू हैव एनी डाउट एनी। और दिमाग में बिठा लो जो रे डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं आपने फाइनल एग्जाम में एज इट इज ही ड्रॉ करने हैं। कट कॉपी पेस्ट वाला काम चाहिए मुझे। जिस हिसाब से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है उसी तरह से फाइनल एग्जाम में भी आपने करना है। तो अभी जो आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं उसमें भी आपका इसी तरह से शो होना चाहिए सब कुछ। अभी से प्रैक्टिस करोगे तभी मार्क्स इंश्योर हो पाएंगे। देखो लेटरल शिफ्ट हमने निकालनी है। लेटरल शिफ्ट मतलब इस पॉइंट पे जहाँ पे वो लाइट रे स्लैब से बाहर जा रही है वहां से लेके लेटरल तक का डिस्टेंस। तो अभी ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है जिसको हमने डोनेट किया है वाई के साथ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमें बाकी दोनों साइड्स का डिस्टेंस या दोनों की वैल्यू भी चाहिए। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे। तो ये यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो यहाँ से आप चेक करिए निकल जाएगा आपके पास लेटरल शिफ्ट। प्लीज करके देखिए लेटरल शिफ्ट को, सॉल्व करिए। मैं भी करके आपको फिर मैं अपलोड करता हूँ। सबसे पहले जो आप ट्रायंगल इसमें अज्यूम करोगे वो यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके ये और ये, दिस विल बी योर फर्स्ट ट्रायंगल।
इसको यूटिलाइज करके आपने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले जो मैं मार्क कर रहा हूँ, एक बात करो, पहले जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये ट्रायंगल, बेटा प्लीज एक बार चेक करिए, इस एरो से लेके इस एरो तक, फिर इस एरो तक एक ट्रायंगल कंसीडर करिए। इसे यूटिलाइज करके ये जो मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने अनदर ट्रायंगल ले लेनी है। आदित्य चलो रूम में, मुझे बात क्या नहीं आया। रुक जाओ फिर। सेकंड दिस, दिस और ये एम तक, ये दो ट्रायंगल्स आपने सॉल्व करनी है, फिर आपके पास ये लेटर शिफ्ट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। हाँ जी बताइए। क्या उसको रिवाइव कर लिया, फिर मैंने उधर ग्रेनाइट फेंका दो। आप भी रिवाइव करो और मुझे अभी करवाना दो, जाइए बैठो उधर। जाइए का क्या मतलब है? आप नहीं हो सुबह बताया था ना मैंने। हाँ। चलो प्लीज जल्दी से इसका सॉल्यूशन मुझे अपलोड करिए प्लीज। मैं इसे आपको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने गुरजोत देखिए, सब बच्चे देखो स्क्रीन पे। सबसे पहले एक, दो, तीन, ये जो मैंने एरोज ड्रा किए हैं इनको यूटिलाइज करके आप एक ट्रायंगल कंसीडर करोगे। उस ट्रायंगल को कंसीडर करके you will find out the value of this slant length। इसकी वैल्यू आएगी आपके पास cos r1। देन आपने क्या करना है, दूसरी ट्रायंगल लेनी है। वो ट्रायंगल होगी, मैं स्टार के साथ बता रहा हूँ, दिस वन एंड दिस, ये है ट्रायंगल। और इसे आप यूटिलाइज करोगे, अब आपके पास ये भी वैल्यू है और ये भी वैल्यू है, आप y की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। गुरजोत डायग्राम ठीक नहीं है आपका, बाकी आपका बिल्कुल ठीक है। बाकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट टाइम डायग्राम पे थोड़ा वर्क करना। गुरलीन, गुरलीन चली गई। गुरलीन बच्चे जल्दी करके दिखाइए मुझे।
गुरनूर, सार्थक, ये सब भेज रहा हूँ। हो गया ना, सॉल्व हो गया? सार्थक शर्मा पंडित जी, जी सर, हो गया सॉल्व? कर रहा हूँ अभी। जल्दी नहीं, कर करिए, रहा हूँ, कर रहा हूँ। जल्दी करिए। गुरलीन बच्चे, हो गया आपका? यस सर, सेंड कर रही हूँ। ठीक है। गुरनीत, आपका भी हो गया बेटा? नहीं हुआ? सर एक बार से चेक करना सर, ऐसे ही करेंगे जैसे भेजा है। चेक कर दो। गुरनूर, यस सर। मैंने तुझे फॉरवर्ड किए पिक्चर, उसे ओपन कर। ओके सर। हो गई? अब इसमें तुझे हर एक स्टेप एक्सप्लेन दिख रहा है ना? यस सर। हर स्टेप एक्सप्लेन है कि नहीं है? है सर। ये चीज चाहिए बोर्ड को भी और मुझे भी। तूने देख बिल्कुल तूने क्या लिया, इन ट्रायंगल एबीसी AC इज इक्वल टू cos R1, जबकि वो cos R1 नहीं आएगा। चल, AC इज इक्वल टू cos R1, ठीक है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ACD, ये हमने सारा लिखना है उसमें, ठीक है। हमने वहां पे ये चीज शो नहीं करनी कि हमें सब कुछ आता है, हमने वहां पे ये चीज शो करनी है कि जो एग्जाम चेक करने के लिए बैठा है उसे कोई चीज नहीं आती, और हमें हर एक चीज उसे एक्सप्लेन करके बतानी है स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि मैंने आपको सुबह बताया था कि फिजिक्स में सर। मैथमेटिक्स की तरह स्टेप के मार्क्स हैं। जितने आप स्टेप्स के ज्यादा लिखोगे उतने आपको मार्क्स जो हैं आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अगर हमने इसी आर्टिकल को सिर्फ हम 3 लाइंस में खत्म कर दें तो कोई भी एग्जामिनर हमें उसके 5 मार्क्स नहीं देगा। अगर ये 5 मार्क्स का है, अगर 3 मार्क्स का है फिर भी वो 3 मार्क्स नहीं देगा। तो हमें हर एक चीज को यहाँ पे इलेबोरेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये चीज कैसे आई, ये चीज कैसे आई। तो सबसे पहले जैसे हमने एक ट्राइंगल लिए साइड वाली, जहाँ से हमने स्लांट हाइट स्लांट डिस्टेंस निकाला है। तो सबसे पहले लिखो इन ट्राइंगल दिस एंड दिस वी विल फाइंड आउट दिस, ठीक है। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल दिस lateral shift y will be this. By using this equation we have value that much. अब उसके बाद लिखो डेल्टा इज इक्वल टू, अब टोटल एंगल कितना बन रहा है I1 एक्सटर्नल एंगल I1 इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा, एंड डेल्टा विल बी I1 माइनस R1. So equation will be y is equal to t sin I1 minus R1 divided by cos R1. जब आप इस तरह से किसी एक चीज को ब्यूटी प्रोवाइड कर दोगे ना, तो कोई भी मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं करेगा। लेकिन आप अगर आप बिना कुछ लिखे हुए उसे कर दोगे कि हाँ भाई ये चीज लिख दिया इंट्रा एंगल ABC AC आ गया कॉस, हमने आपने जब भी एग्जाम करना है ना, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, नेशनल स्टडी करो, इंटरनेशनल स्टडी करो, डॉक्टरेट करो, जो भी करो, आपने हमेशा ये चीज शो करनी है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, हमने उसको सिखाने जाना है। और जब हम किसी को सिखाते हैं तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज सिखाते हैं। आपके मार्क्स का, अगर आप मेरे इस पॉइंट को फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगे, और ये मेरी गारंटी है आपको। आई होप मेरा पॉइंट आप फॉलो Okay, करके sir. होगे, यस सर। यस सर। ठीक है। तो switch to the next stage, we have a refraction through a compound slab. compound slab का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा स्लैब हो। जैसे एक प्लास्टिक की रख दी, उसके नीचे एक ग्लास की, जो प्लास्टिक वाली है उसमें हमने कोई लिक्विड फिल कर दिया। सो दैट इज नोन एज कंपाउंड स्लैब। ये हमारे पास आ गई, देखिए, रेयरर डेंसर डेंसर रेयरर, ठीक है। तो
एक ए बी सी 3 मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी का ज़्यादा है बी से, इट मीन्स सी इज मोर डेंसर देन दैट ऑफ बी। ये रे ऑफ लाइट आई स्ट्राइक की है। फिर से चेक करिए रे को, रे में कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नॉर्मल। अब ये एंगल कौन से होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इनको। R1 इक्वल है R2 R2। कॉरस्पॉन्डिंग की अल्टरनेट एंगल? तो उसी तरह से ए से बी की तरफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है, बी से सी में और दोबारा सी से ए में, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, 1 आ जाएगा। 1 आने के बाद आप किसी पी की भी वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। इसे एक बार स्टडी कर लीजिए। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैंने वो सारा इसको एक स्केल्टन की तरह ही है, लेकिन एग्जाम में आपने इस सब चीज को लिखना है कि when light travel from A to B by using laws of refraction, we have A nu B sin I1 by sin R1. Similarly, for B, when light travel from B to C, we have B mu C sin R1 by sin R2, mu C A. फिर उसके बाद multiply 3 equation, we will have this, और आगे आपके सामने ही है। ये क्लियर हुआ आपको आर्टिकल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। सो द नेक्स्ट वन इज apparent depth of a liquid। ये आपने ग्रेड 10 में भी किया हुआ है, तो इसके मैं डायग्राम पे थोड़ा सा वर्क करवाऊंगा आपको, बाकी आपने उसी को यूटिलाइज कर लेना। गुरजोत प्लीज ध्यान से देखिएगा इसे। तो ये हमारे पास कोई एक वेसल है, इस वेसल में हमने वेसल रेयरर और डेंसर मीडियम हो गया, क्योंकि अपर पार्ट एयर है तो रेयरर है, और लिक्विड है तो उसमें डेंसर मीडियम है। अपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है एयर का, और जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का म्यू बी। हमने एक क्वाइन रख दिया एट अ पोजीशन ऑफ ओ। अब जो लाइट है वो कहाँ से मूव कर रही है? क्योंकि हम क्वाइन को देख रहे हैं, इट मीन्स कि क्वाइन हमें लाइट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो जब लाइट कैसे मूव कर रही है? फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम। रे को ध्यान से देखिएगा। नाउ लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम लाइक ऑफ दिस। और ये हमारे पास परपेंडिकुलर व्यू है अगर हम उसको स्ट्रेट देखें। लेकिन जब हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं साइड से, ये लेटरल शिफ्ट बन गया इसका, जब हम इसको साइड से ऑब्जर्व करते हैं तो क्वाइन हमें कहाँ पे दिखाई देता है? ओ डैश के ऊपर। नॉर्मल, ये एपरेंट हाइट और रियल हाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो दोनों सेम आ गए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये आप डायग्राम पहले अच्छे से स्टडी करिए और आप इसे ड्रॉ करके देखिए। अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे तो रे जो है जिस हिसाब से मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, आपने भी उसी तरह से इसको ड्रॉ करना है। कोई भी रे इधर उधर नहीं जानी चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट इसी तरह से आपका फुल रे डायग्राम होना चाहिए। प्लीज मेक इट फास्ट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमारे पास ये इसकी डेफिनेशन, ये हमारे पास एक सरफेस है जो कि डिफरेंशिएट कर रहा है रेयरर मीडियम को और डेंसर मीडियम को। रेयरर एयर, डेंसर चाहे वो ग्लास हो चाहे कुछ भी हो आपके पास। तो ओ एक कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां से लाइट जो है वो अमिट हो रही है। तो जैसे लाइट स्ट्रेट मूव करती है, जब भी लाइट, तो वो सीधी परपेंडिकुलरली जाएगी तो वो सीधी हो जाएगी, क्योंकि साइन 90 साइन 90
हो जाएंगे उसके पास, और दोनों के केस में 1, सो इट विल ट्रेवल इन द स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन जब लाइट बेंड होएगी तो वही फ्रॉम रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर का फिनोमिना, थोड़ी सी और बेंड हुई, अगेन डेंसर टू रेयरर। और जब लाइट एक पर्टिकुलर एंगल पे आई, जब वो डेंसर से रेयरर की तरफ मूव नहीं की, वो जो इंटरसेप्ट है जो दोनों मीडियम को डिफरेंशिएट कर रहा है उसके अलोंग मूव करने लग गई, उस केस में लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होने की जगह लाइट रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस प्रोसेस और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जिस जो एंगल रिक्वायर्ड होगा दैट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। उसके बाद जितनी भी लाइट ट्रेवल करेगी वो सारी की सारी इंटरनली रिफ्लेक्टेड होगी। ये कंडीशन है। अगर आपने एग्जाम में TIR की कंडीशन नहीं लिखी तो आपका जो पूरे का पूरा आर्टिकल है वो गलत हो जाएगा। तो जब भी आपने इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसकी कंडीशन लिखनी है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ड्रॉ करके देखिए, क्योंकि बच्चे तकरीबन जब ये लाइंस ड्रॉ करते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जहाँ पे क्रिटिकल एंगल बताना हो या एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बताना हो, उस जगह पे मिस्टेक हो जाती है। तो आप इसे अच्छे से ड्रॉ करिए, चाहे 5 मिनट लगा के इसे करके देखो। और इसकी कंडीशंस भी आप नोट कर लीजिए। द इंसिडेंट रे मस्ट बी इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, की जो लाइट है वो ट्रेवल करनी चाहिए फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल, ये देखो, अगर वो उससे ग्रेटर होगा तभी वो उसको रिफ्रैक्ट कर पाएगा। प्लीज आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे फर्दर मूव करते हैं। और अगर आप उसे देखो तो बहुत अच्छी फाइल बनाई हुई है उसने वो। जल्दी से ड्रॉ करिए इसे। चलिए थोड़ा नेक्स्ट चेक करते फिर बाद में देख लेंगे। सो द नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये इसकी डेफिनेशन है क्रिटिकल एंगल की, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। और ये इसका एक सिंपल सा रिलेशन है। इसे नोट करिए। हाँ जी, बच्चों को डाउट इस टॉपिक पे?
No, sir. नहीं सर, नहीं सर। ठीक है जी। तो अब मैसेज है किसका? गुरजोत, a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर, ये कॉचेस फॉर्मूला होता है, इसको आपने एज इट इज याद रखना है। ये जब आप हायर क्लासेस में करोगे ना फिजिक्स को जाके, या मैथमेटिक्स आएगा आपको रीमन टीमन इंटीग्रेशन के बाद, तो उसमें ये यूटिलाइज होता है कॉचेस फॉर्मूला। तो फॉर द टाइम बिंग आप इसको एज इट इज रखो, याद रखना है, a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो अभी हम रिफ्रैक्शन का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट जहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी फ्रॉम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से। तो डेफिनेशन आप लोगों को पता ही है, दो तरह की, वन इज कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड अदर इज कनकेव। ये उसके सारे के सारे, इसे एक बार रीड कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड से इसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। APCB is the principal axis, P is the pole, R radius of curvature, C is the center. तो ये डेफिनेशन भी है कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस की और कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस की। सो द फर्स्ट आर्टिकल ओवर है वी हैव, सॉरी इससे पहले assumptions मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके बिना अब के बाद आप जितने भी आर्टिकल लिख रहे हो, जितने भी हम करेंगे, चाहे वो कन्वेक्स के लिए करें, चाहे वो हम कनकेव के लिए करें, अगर आप लोगों ने ये चीजें उसमें मेंशन नहीं की, assumption और साइन कन्वेंशन, तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं देगा। जो भी आर्टिकल नेक्स्ट आप स्टार्ट करोगे, हर एक आर्टिकल को आपको इसी पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा कि उसकी assumptions क्या है, assumptions हमने कौन सी फॉलो करनी है, और उसके साइन कन्वेंशंस क्या है, तभी आप लोगों को फुल ऑन मिलेंगे। और अगर पॉसिबल हो, अगर टाइम आपके पास पड़ा हो, तो न्यूमेरिकल करते हुए भी अगर आप कार्ड इसके साइन कन्वेंशन या assumption लिखते, तो कोई भी टीचर जो है वो फर्दर आपका क्वेश्चन चेक ही नहीं करेगा, वो वहीं से कहेगा कि हाँ भी इस बच्चे को पूरी नॉलेज है। तो ये आपने लिखना ही लिखना है। तो हमारे पास फर्स्ट आर्टिकल, तो भी है समय, हाँ जी, तो अभी है समय मतलब। बिल्कुल बहुत समय है अभी। ओके सर। ठीक है। सो ओ जहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, ये रे पास आउट हुई, अब रे ट्रेवल कर रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो बेंड हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूसरी साइड प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करी। अब दो रेज मीट कर रही हैं, वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अदर इज रे विच गॉट रिफ्लेक्टेड। दोनों जहाँ पे आपस में मीट करेगी, वहां पे बन जाएगा हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। नॉर्मल ड्रा किया, नॉर्मल हमेशा पास आउट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने उसको ज्वाइन कर दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया हमारे पास, वहां से हमने एक AM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया अपर्चर फाइंड करने के लिए, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जहां जिस एंगल से लाइट रिफ्रैक्ट की, और अल्फा इज द एंगल ऑब्जेक्ट के साथ एंड बीटा इज द एंगल इमेज के साथ, और गामा इज द एंगल विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और P पोल से लेके C तक का जो डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इज टेकन एज R। U ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एंड V इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। मैं इसे एक बार फिर से रिपीट करूंगा आपको, एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले हमारे पास कन्वेक्स सरफेस, कन्वेक्स सरफेस में
rarer medium or denser medium, center of curvature, pole, principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट में से एक रे ट्रांसमिट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, और जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्रैक्टेड रे आपस में कट हो रही थी वहां पे हमारे पास बन गया इमेज। नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल पास आउट हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, उसको हमने प्रोड्यूस करके एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ किया, और ए से हमने एक अपर्चर फाइंड करने के लिए ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया, एंगल जो ऑब्जेक्ट के साथ बन रहा है अल्फा, इमेज के साथ बीटा, सी के साथ गामा। रेडियस ऑफ कर्वेचर पी सी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज वी। एनी डाउट इन द रे डायग्राम? सबसे पहले हम रे डायग्राम की बात करें, कोई भी डाउट हो तो प्लीज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्लियर है सर। चलिए, गुरजोत, गुरनीत, बेटा सबको क्लियर है ना? पंडित जी, बच्चे छोड़ गए? तो अभी हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले आई, एक्सटर्नल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एंगल। तो आपने डायरेक्ट ये ऐसे नहीं लिखना आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। सबसे पहले आपने लिखना है इन ट्रायंगल ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी, आई हमारे पास एक्सटर्नल एंगल है और अल्फा और गामा मेरे पास इंटरनल एंगल है। सो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। देन सिमिलरली गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, ठीक है। तो उसके लिए आप ट्रायंगल लोगे ए सी आई, इन ट्रायंगल ए सी आई गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। अब यहां से हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। तो tan मैग्निफिकेशन tan अल्फा इज एम ए डिवाइडेड बाय एम ओ, और अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि एंगल स्मॉल है हमारे पास अपर्चर देखिए कितना स्मॉल बन रहा है, ए एम, एज अपर्चर इज स्मॉल सो tan अल्फा कैन बी रिटन एज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू एम ए बाय एम ओ। सिमिलरली tan बीटा एम ए बाय एम आई, और बीटा इज एम ए बाय एम आई। tan गामा भी इसी तरह से, गामा इज एम ए बाय एम सी। अभी हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इज म्यू टू बाय म्यू वन, मीन्स रेसिप्रोकेट में, और आई बाय आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। अब यहाँ पे आपने आई और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है जो हमने सबसे ऊपर फाइंड की है। आई इज अल्फा प्लस गामा एंड आर इज गामा माइनस बीटा। जब आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे substituting for I, alpha, R, gamma and beta. और बाद में साइन कन्वेंशन। ये क्लियर हुआ आपको किस तरह से बना सारे का सारा, के कोई डाउट है बताइए मुझे। देखो अपर्चर स्मॉल होने का मतलब क्या होगा कि ये जो चीज है ये डाउन आनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे ए डाउन आना शुरू हो जाएगा और जो पी और एम इन दोनों का डिस्टेंस है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो हम एक पॉइंट लेंगे कि अपर्चर बहुत स्मॉल है। अपर्चर बहुत स्मॉल मतलब ये जो एंगल है जो ये कन्वेक्स बन रहा है ये बहुत कम है। इट मीन्स जो एम पॉइंट है वो पी के ऊपर ही एक तरह से लाई कर रहा है।
तो इसलिए हम m को रिप्लेस कर देते हैं वहां पे p के साथ, बिकॉज ऑफ द स्मॉल अपर्चर। अगर हम अपर्चर बहुत ज्यादा लेंगे तो जो लेंस फॉर्मूला है वो ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो आपने इस पॉइंट तक तो बहुत सिंपल है। इसके बाद आपने जब आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और उसमें अल्फा और बीटा गामा को रिप्लेस करना है, यहाँ से आप थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट एक बार करके मुझे सेंड कर दीजिए, मैं चेक कर लूँ। हाँ जी, हो गया सॉल्व बेटा सबका? No, sir. गुरनूर बोल ही नहीं रहा। Am I audible to you all or not? You are, sir, you are. Yes, गुर sir. गुरनूर बोल ही Yes. नहीं रहा। गुरनूर बोल ही नहीं रहा यार। गुरनूर, जो तूने मुझे डायग्राम भेजा है TIR सर का। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, अब आ रही है। TIR का Yes, जो sir. तूने मुझे डायग्राम भेजा है TIR के लिए, Yes, sir. तो उसमें बेटा बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। तो मैं मतलब कि प्लीज डोंट माइंड, मैं यहाँ पे शेयर करूंगा सबके साथ ताकि सब देख लें उसे, कि जो चीज आप लोगों ने नहीं करनी है। आपको विजिबल है ये डायग्राम यहाँ पे भी? Yes, sir. हाँ, तो बेटा देख, सबसे पहले जो चीज है ना, इस ए में और ए डैश में डिफरेंस देख कितना ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं, इसमें डिफरेंस है कोई बात नहीं, लेकिन A1 और A2 में देख, A2 और A3 में डिस्टेंस देख, है ना? तो इक्वल होंगे सर, इक्वल हाँ, करना है। हमें सिमेट्रिकल लेके चलना है ये चीज को, इस चीज को हमने सिमेट्रिकली लेके चलना है। उसके बाद ये जो तूने एंगल बनाया है B3 का, एक साइड पे ये जो नॉर्मल के साथ ड्रॉ किया है, ये एंगल सेम पॉइंट पे बनाना है तूने, जहाँ पे हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन शो Yes, करनी sir. है कि ये जो एंगल है दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो रहा है।
तो अगर हम इस तरह से इसको छोटा बड़ा बनाएंगे तो छोटे बड़े से ये शो हो रहा है कि वन एंगल इज लार्जर देन दैट ऑफ द अदर, वन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अदर। क्लियर? और उसके बाद अगर मैं इन सब चीजों को Yes, sir. इग्नोर भी कर दूं तो सबसे बड़ी जो तेरी मिस्टेक है वो क्या है कि जो O से A1 की तरफ लाइन आ रही है, डेट लाइन इज अ थिक, वेरी, वो बहुत थिन है। लेकिन जो A1 से B1 की तरफ जा रही है वो देख कितनी थिक है। तो लाइट की एनर्जी कैसे बढ़ गई? Yes, sir. ठीक है। मेरे पॉइंट्स क्लियर हुए तुझे? Yes, sir. हो गए। और अगर तू इस तरह से ड्रॉ करेगा ना तो एग्जामिनर ने यहीं से तेरे मार्क्स कट करने शुरू कर देने हैं। इसे ठीक है, 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर, तो तभी ये चीजें जो तेरे पास हैं ये अच्छे से काम करेगी। Yes, sir. हाँ। सो नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स सरफेस व्हेन वर्चुअल इमेज फॉर्म। देखिए, इमेज फॉर्मेशन में आपको पता है कि रियल इमेज बनती है जब दो लाइंस या दो रेज आपस में रियलिटी में कट करें, और वर्चुअल इमेज बनती है जब हम उसे प्रोड्यूस करके इंटरसेक्ट करवाते हैं। तो इस केस में हमारे पास कन्वेक्स सरफेस है ये और ये उसका रे डायग्राम। तो यहाँ ओ हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है रे उससे निकलने के बाद रिफ्रैक्ट होके अपवर्ड मूव कर गई। अपवर्ड मूव करने के बाद ए से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो कि सी पॉइंट पे मीट किया। फिर हमने जहाँ पे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे आपस में कट कर रही थी उसको हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस करके आई पे ले गए। अभी शो हो रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको। हमारे पास एक कन्वेक्स सरफेस है, लाइट मूव कर रही है वही उसी तरह से फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो O इज अ ऑब्जेक्ट जिसमें से एक रे निकली, ए के ऊपर वो स्ट्राइक की। अब रेयर से डेंसर है तो वो रिफ्रैक्ट हो गई, ए के अलोंग मूव कर गई। तो फिर हमने ए पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया जो कि सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट किया। तो हमने जो रे रिफ्रैक्ट हुई थी उसे बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जो कि आई पॉइंट के ऊपर मीट कर गई। तो उसी तरह से फिर बीटा अल्फा गामा हमारे पास आ गए। तो हमने इसको क्योंकि बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है इसको, तो प्रोड्यूस करने के बाद इमेज बन रही है, देन सो द इमेज विल बी द वर्चुअल इमेज। तो ये हमारे पास उसका, बाकी सारा आपने सेम सॉल्व करना है जैसे आपने लास्ट आर्टिकल में किया, सिर्फ रे डायग्राम में चेंजेस आएंगे, बाकी और कुछ भी नहीं चेंज होगा। नेक्स्ट इज फॉर द कनकेव सरफेस। मैं अभी इसकी पीपीटी अपलोड सॉरी पीडीएफ अपलोड करूंगा। तो आज आपने सोने से पहले मुझे इसके रे डायग्राम जितने भी इसमें बने हैं वो सारे के सारे अच्छे से बना के अपलोड करने हैं, और मुझे आज की डेट में ही चाहिए वो। कल सुबह का कोई मतलब नहीं या कल का कोई मतलब नहीं। अपना डिनर करिए और उसके बाद इसे अपलोड कर दीजिए। मैं आपके 30 मिनट्स और कंज्यूम करूंगा, फिर आप कर सकते हैं अपना फ्री होके। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स सरफेस when real image form। तो ये सारा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अब यहां से आपका जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके वो स्टार्ट होते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला, इसे अच्छे से समझिए। हमारे पास एक लेंस है L2N। देखो, रेयरर डेंसर एंड रेयरर, प्रिंसिपल एक्सिस, दो पोल P1 P2, सेंटर ऑप्टिकल सेंटर C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड C2 इज आल्सो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट O। अब इस चीज को नोट करो, यहां से जब लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर में
तो हमारे पास जो अभी हमने आर्टिकल किया वो आ जाएगा, रेयरर टू डेंसर, और फिर डेंसर टू रेयरर, I1। नॉर्मल ड्रॉ किए, दोनों के सी पॉइंट पे मीट कर गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गए दोनों के। तो जो हमने पीछे आर्टिकल किए हैं उन दोनों आर्टिकल्स को, दो स्ट्रक्चर्स को उन्होंने आपस में ऐसे कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करने के बाद ये थोड़ा देखिएगा स्क्रीन पे, हमारे हमने जो अभी आर्टिकल किया वो इस तरह से था। वन इज लाइट यहाँ से एंटर कर रही थी, यहाँ पे जा रही थी। दूसरा हमने आर्टिकल किया वो इस तरह से था, लाइट डेंसर में से ट्रेवल करके रेयर में जा रही थी। हमने दोनों आर्टिकल, दोनों लेंसेज को ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब लाइट कैसे जा रही है, डेंसर से रेयरर में, रेयरर से इस रेयरर से, सॉरी इस रेयरर से डेंसर में, डेंसर से अदर रेयरर में। तो आपके पास ये दो आर्टिकल्स को कंबाइन करके एक सिंगल आर्टिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये सारे का सारा आप इसे नोट कर लीजिए। इस आर्टिकल में भी देखो कितना कुछ है, लेकिन जो गेम है वो सिर्फ और सिर्फ रे डायग्राम की है। अगर आपने रे डायग्राम अच्छे से लेबल किया हुआ है और एग्जामिनर को कोई भी उसमें कटिंग नहीं दिख रही या कोई रबिंग नहीं दिख रहा, कुछ उसको काला कुला नहीं हुआ पड़ा, तो वो सीधा रे डायग्राम पे ही आपको मार्क्स देके चला जाएगा। क्योंकि जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होगा, जिसे पता है ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्या चीज है इसमें, तो उसका रे डायग्राम अपने आप बता देगा कि हाँ भाई ये बच्चे को सब कुछ आता है। तो प्लीज वर्क ऑन दिस रे डायग्राम। सो द नेक्स्ट वन इज, उसी का आगे फर्दर है, तो ये अब उसमें देख लीजिएगा। प्रिंसिपल फोकस, जहां पे लाइट मीट कर जाए, दैट इज ए प्रिंसिपल फोकस। और सेकंड प्रिंसिपल जो इन्फिनिटी के ऊपर लाई करता है। थिन लेंस फॉर्मूला या गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन। अभी हमने जब रिफ्लेक्शन चैप्टर था तो उसमें हमारे पास मिरर फॉर्मूला था, 1/u + 1/v = 1/f। तो लेंस फॉर्मूला आ गया। उसके बाद इसका डायग्राम देखिए, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, f1 f2 2f1। ऑब्जेक्ट है हमारे पास बिटवीन f1 एंड 2f1। अगर आपको ग्रेड 10 में याद हो तो उसमें कंडीशंस थी, इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1 द इमेज फॉर्मेशन विल टेक प्लेस बियॉन्ड ऑफ दिस एंड दैट। तो ये यूटिलाइज कर किया हमने, तो इमेज फॉर्मेशन हो गई बियॉन्ड ऑफ 2f2। तो u v f r, हमने सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया। फिर ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया, प्रूव करने के बाद साइन कन्वेंशन लगा के हमारे पास बना 1/v - 1/u = 1/f। अब इस डायग्राम में भी, इस आर्टिकल में भी आपको साथ में एक न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि थिन लेंस फॉर्मूला कभी मैंने देखा नहीं 5 मार्क्स में आते हुए। जब भी ये 5 मार्क्स में आया तो साथ में एक न्यूमेरिकल उन्होंने अटैच होता है इसके साथ। तो इसे आपने अच्छे से करना है, और जो न्यूमेरिकल होगा वो भी लेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड ही होगा। तो इसे रीड कर लीजिए एक बार, अगर कोई डाउट है तो बताइए मुझे। प्लीज डिस्कस योर डाउट। हमारा इतनी रात को बैठने का फायदा तभी है अगर हमारे डाउट क्लियर हो। अगर फिर से डाउट लेके जाना है तो कोई फायदा नहीं है। सर क्वेश्चन में ये ड्राइव करने के लिए आ सकता है? हाँ जी, आएगा ही ड्राइव करने के लिए ये, कि शो दैट 1/v - 1/u Okay, = sir. 1/f फॉर कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो आपने लेंस का ध्यान रखना है कन्वेक्स है या कनकेव है। तो इसी तरह से गुरनूर, मैं फिर कह रहा हूँ, गुरजोत, आप भी, आपका भी रे डायग्राम ठीक नहीं बन रहे।
आज सोने से पहले मुझे हर एक इस पीडीएफ के जितने भी रे डायग्राम है वो सारे के सारे ड्रॉ करके आपने अपलोड करने हैं। यस सर। नहीं गुरनीत शेडिंग नहीं करनी, शेडिंग अलाउड नहीं है। और आपने सिंगल पेन यूज करना है एग्जाम में, याद रखना। कई बच्चे ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं, तो ब्लैक पेन तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना, और शेडिंग भी अलाउड नहीं है। ठीक है, ये शेडिंग मैंने सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे दिखाई है। तो आप डायरेक्टली को ट्राइंगल एबीसी एंड ए डैश बी डैश सी, उसमें क्या है। ठीक है, फिजिक्स को फिजिक्स की तरह आप लोगों ने ट्रीट करना है। फिजिक्स में आप अपने पेंटिंग जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी फीलिंग नहीं लेनी बिल्कुल भी, क्योंकि वहां पे आपको 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, यहाँ पे सिर्फ 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। वहां यहाँ पे 70 की थ्योरी है। तो अगर ऐसा कुछ हमने किया तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो फिजिक्स को सिंपल रखो। हाँ, आप ये कर सकते हो कि जो आप ट्रायंगल ले रहे हो उसकी लाइंस को आप बोल्ड कर दो, लेकिन वो भी प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि उससे फिर हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं जहां पे हम लाइट को एक सिंगल रे की तरह अज्यूम करते हैं। तो उसकी थिकनेस बढ़ाना या कम करना इट मे बी हार्मफुल। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। गुरजोत क्लियर है बेटा? खाना खाने चलेगी लगता है। सो द नेक्स्ट वन इज लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आपको पता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m इज I by O। बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है डेरिवेशन में? मैं यही तो पूछ रहा हूँ कब से। बताइए प्रॉब्लम, बताइए मुझे। गुरजोत बेटा बोलो। चलो मैं बाद में देखता हूँ आपका मैसेज, मैं आपको मैसेज पे रिप्लाई कर दूंगा। तो m इज इक्वल टू I by O। तो उसी तरह से ये सारी आपने कार्टेशियन इसकी कन्वेंशंस लगा देनी। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। तो चलो जल्दी खत्म ही हो गया ये चैप्टर। ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है, फर्स्ट पार्ट जो था इसका। सेकंड पार्ट जो हम कल करेंगे स्टार्ट, या कल हम न्यूमेरिकल्स करेंगे एक आधे दिन में। तो मैं वो थोड़ा आपको दिखा दूं क्या है उसमें। ये कोई बात नहीं, तेरी मैं ये निकालता हूँ, चाहे मुझे तुझे अकेले को ना कंपल्सरी करना पड़े स्कूल आना तेरा। तेरे तो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि तुझे स्कूल बुलाऊंगा, है ना? सर यही दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट इन ओपिनियंस। कोई बात नहीं, कन्फ्लिक्ट भी मैं दूर कर दूंगा, तेरे कम्युनिकेशन गैप भी दूर करूंगा मैं, चिंता ना कर। तो जो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करना है, डिस्पर्शन क्या है, एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर, ब्लू कलर स्काई का, रेड कलर सन का, उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारे के सारे। तो कल हम न्यूमेरिकल्स पर स्विच करेंगे, यहाँ रे ऑप्टिक्स का पार्ट 2। और उसके बाद फिर हमारे पास टाइम है 2 दिन का, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हम स्विच करेंगे वेव ऑप्टिक्स पे। और वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल इतने एग्जाम में नहीं आते, बट फिर भी हम करेंगे जरूर। और होपफुली मंडे तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा ऑप्टिक्स। तो उसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स 4 या 5 दिन। तो देन सेमीकंडक्टर, फिर जो पेंडिंग बचा है हमारे पास। सो स्टूडेंट्स प्लीज एक बार फिर
मैं आपको बता रहा हूँ कि आज सोने से पहले रे ऑप्टिक्स के फर्स्ट पार्ट के सारे रे डायग्राम अच्छे से बना के मुझे सबमिट करने हैं आप लोगों ने। एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस? हम आप बता सकते हैं, अभी बहुत टाइम पड़ा है हमारे पास, तो हम कर सकते हैं उसे। सर फॉर्मूले की डेरिवेशन एक बार एक्सप्लेन कर दो दोबारा हाँ, से। मैं उसको ना अभी अपलोड करता हूँ, मैं दोबारा बना के उसे अपलोड करता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया था आपको वो ट्रायंगल जो है वो नहीं दिख रही होगी ना 90 के ऊपर, उसी वजह से हुआ ना ये। सर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सिमिलर वो प्रूव करके ना बाद में जो हमने सब्स्टिट्यूट किया उसमें। ठीक है, मैं सारा एक्सप्लेन करके उसको दोबारा मैं अभी अपलोड करता हूँ उसे। डिनर करने के बाद 5-10 मिनट में मैं अपलोड करता हूँ। तो आप बेटा प्लीज, हाँ, जितने भी रे डायग्राम है मैं अभी पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट की। जितने डायग्राम है वो सारे के सारे ड्रॉ करके आप लोग सोने से पहले ग्रुप में आप भेजोगे, क्योंकि मैम को भी पता रहे कि हाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इंडिविजुअली कोई नहीं भेजेगा, ग्रुप में आप लोग अपलोड करोगे उसे। ठीक। गुरनूर सिंह, डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले उसे अच्छे से स्टडी करो। यस सर। उसकी हर एक पॉइंट देखो, कहाँ से निकल रहा है, कितना डिस्टेंस है, क्या चीज है, तभी उसका फायदा होगा। ठीक है, मैं वैसे क्या रेफर करता हूँ, इफ ओके सर। अगर आप लोगों के पास प्रिंटर अवेलेबल है घर पे, तो आप उसका प्रिंट निकालो पीडीएफ का, उसे अच्छे से डायग्राम को स्टडी करो फिर बनाओ। अगर आप उसको इसी तरह से किसी स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो फिर आप उसे अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी का, इल्यूजन का बहुत ही अफेक्ट होता है। तो इफ पॉसिबल आप उसकी हार्ड कॉपी निकालो, कंपेयर करो, सबसे पहले ड्रॉ करो, कंपेयर करो, उसके बाद फिर आप उसे करना शुरू करो। क्लियर विद माय पॉइंट? यस सर। सार्थक जी, थोड़ा Yes, sir. डिनर से ध्यान हटा के मेरी बात सुन लीजिए। जी आपका सर। जो पेंडिंग वर्क है वो, प्लस ये सारे के सारे रे डायग्राम, ठीक है, मुझे मिल जाने चाहिए आज की डेट में। अदरवाइज कल आपके घर पे कॉल हो रही है, फिर मत कहना। और आपको पता है मैंने आपके मम्मा को भी अभी ऐड किया हुआ है ग्रुप में। गलत किया सर, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, भेज दूंगा काम। बेटा ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड है, अगर उन्होंने सुन लिया ना, तूने कहा कि गलत किया, तो फिर मत कहना। she knows how I felt about that. चलो कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट अज्यूम Thank करके, you sir. गुड थैंक यू नाइट, सर। गुड नाइट गुड नाइट अज्यूम सर। करके अपना काम Good night. कंप्लीट करके सोना। जी। गुरजोत, मैं अभी Happy आपको भेज dinner. मैं अभी आपको Yes, भेज sir. रहा हूँ जो एक्सप्रेशन था लेंस फॉर्मूला का। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, Bye sir. Thank you बाय sir. बाय। Thank you, sir.